प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम लखनवी अंदाज पाठ के विषय में जानकारी देंगे। इसके लेखक यशपाल जी के विषय में भी बताएंगे। तो आरंभ करते हैं यशपाल जी के विषय में। पाठ का नाम है लखनवी अंदाज और लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी एक प्रसिद्ध कहानीकार थे और क्रांतिकारी विचारधारा के थे। क्रांतिकारी मतलब समाज में परिवर्तन लाने की इच्छा थी और क्रांतिकारी विचार थे उनके। उनका जन्म 3 दिसंबर 1903 में पंजाब के फिरोजपुर में हुआ और इनके पिता का नाम हीरालाल था और वे एक साधारण कारोबारी थे और माता प्रेम देवी और वे एक अध्यापिका थी। विद्यार्थी जीवन में ही उनका परिचय सरदार भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। तो मार्क्सवादी विचारधारा जो समाज में समानता का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, वो विचारधारा है। इसलिए वे आर्थिक असमानता को समस्याओं का कारण मानते थे कि सबके पास एक जैसा धन हो, एक जैसा विभाजन हो तो समाज में समस्याएं नहीं होगी, और यह धन की असमानता के कारण ही समाज में समस्याएं होती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण 6 वर्ष जेल में रहे। उन्होंने विप्लव नामक क्रांतिकारी पत्र निकाला। अब पुरस्कार के विषय में जान लें। पुरस्कार उन्हें भारत सरकार ने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया तथा उन्हें उनकी रचना मेरी तेरी और उसकी बात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्यिक परिचय, वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार थे। बहुमुखी प्रतिभा का मतलब कहानी, उपन्यास और बहुत सारे निबंध भी उन्होंने लिखे हैं, तो इसलिए कहा बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार हैं। उन्होंने अनेक कहानियां, निबंध और उपन्यासों की रचना की है। उनके उपन्यास देशद्रोही, दादा कामरेड, झूठा सच, मनुष्य के रूप, मेरी तेरी और उसकी बात, अमिता, दिव्या। और प्रसिद्ध कहानी संग्रह है फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, पराया सुख, ज्ञान दान, तर्क का तूफान, धर्मयुद्ध, वादुलिया, उत्तराधिकारी, सच बोलने की भूल, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ। निबंध संग्रह न्याय का संघर्ष, चक्कर क्लब। तो आगे इनकी विशेषताएं हैं। इनकी रचनाओं में जीवन का यथार्थ और वास्तविक चित्रण है। इसका मतलब रियलिटी, जो जीवन में दिखता है उसी का चित्रण है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण, उच्च वर्ग पर तीखे व्यंग्य, सामाजिक रूढ़ियों व कुरीतियों पर तीखे व्यंग्य उनके प्रिय विषय हैं। स्थान उनका साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद जी के बाद उनका दूसरा स्थान है। प्रसिद्ध कहानीकार वे रहे हैं। तो अब हम जानते हैं उनके द्वारा लिखित पाठ लखनवी अंदाज के विषय में। तो यशपाल जी ने व्यंग्य में कहा है कि बिना पात्र, बिना घटना के कहानी लिखी जा सकती है, जबकि ऐसा कभी भी संभव नहीं है। इस पाठ में उन्होंने एक लखनवी नवाब के विषय में बताया है, पतनशील सामंती प्रथा की ओर संकेत किया है कि उस समय वे नवाब थे, परंतु अब उनकी नवाबी छिन गई है, परंतु उन्हें उनका रहने सहने का ढंग अब भी नवाबों जैसा ही है। लेखक और नवाब साहब एक ही डिब्बे का मतलब रेल में वे यात्रा कर रहे हैं, सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा कर रहे हैं। लेखक जब टिकट लेता है तो वह सोचता है कि सेकंड क्लास के डिब्बे में ज़्यादा भीड़ नहीं होगी और वह प्राकृतिक नज़ारे देख सकता है और नई कहानी के बारे में सोच सकता है। परंतु जब लेखक उस सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा तो उसमें पहले से ही एक नवाब साहब बैठे थे। लेखक के चढ़ने पर
उनके चेहरे पर कोई प्रसन्नता दिखाई नहीं दी, कोई औपचारिकता नहीं आई और वे ऐसा लग रहा था कि लेखक के चढ़ने से वे संतुष्ट नहीं है, असंतोष की छाया कहीं है। परंतु लेखक भी सोचने लगा कि शायद नवाब साहब ने सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट इसलिए लिया होगा कि कुछ पैसे बच जाएंगे और वे अकेले यात्रा करना चाहते होंगे। लेखक ने देखा कि उनके सामने एक तौलिया बिछा है, उस पर खीरे रखे हुए हैं, तो इसका मतलब नवाब साहब खीरे खाने की तैयारी करने में लगने ही वाले थे। और उन्होंने खीरों को धोया, तौलिए से पहुंचा, उनके सिरे काटे, झाग निकाली और खीरे को बड़े करीने से छिलके उतारे और फांके की और उसे खाने के लिए तैयार किया। उस पर नमक और लाल मिर्च की पुड़िया जो है वो भी लगाई और बड़े मज़े से वे खाने के विचार में थे। और परंतु लेखक के सामने खाने में उन्हें हिचकिचाहट भी थी। औपचारिकतावश उन्होंने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा। लेखक ने भी औपचारिकतावश पहली बार उन्हें मना कर दिया और जब दोबारा नवाब साहब ने उनसे खीरे के लिए पूछा तो लेखक को लग रहा था कि वह एक बार मना कर चुका है, अब उसे खीरा नहीं लेना चाहिए, जबकि अंदर से उसका मन भी था। परंतु उसने बहाना लगा दिया कि उसे खीरा मैदे पर भारी है, अर्थात आसानी से नहीं पचता। तो इस कहानी में जो लेखक के सामने नवाब साहब बैठे हैं, उन्होंने एक एक फांक को बड़े शौक से मुंह तक लेकर जाने के बाद सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। अर्थात उन्होंने खीरा खाने का नाटक किया, खीरा खाया नहीं। तो इससे यह पता चलता है कि क्या हम किसी चीज को मुंह से ग्रहण किए बिना पेट भर सकते हैं? नहीं, मेरे विचार से तो ऐसा नहीं हो सकता। परंतु नवाब साहब ने उस सारे खीरे को एक एक फांक सूंघने के बाद, बाहर फेंकने के बाद इस तरह से अभिनय किया जैसे वे खीरा काटने और खाने की तैयारी में थक गए हैं और अंगड़ाई ली और इसके बाद उन्हें डकार भी आ गया। तो अब डकार तो तभी आता है ना कि जब पेट भर जाए। परंतु उनका इस तरह का व्यवहार देखकर लेखक सोचने लगा कि क्या किसी भी पदार्थ को सूंघने मात्र से पेट भरा जा सकता है? तो ऐसा लगता है कि किसी भी पदार्थ को सूंघने से पेट नहीं भरा जा सकता। तो इसका मतलब यह है कि बिना किसी घटना के, बिना किसी पात्र के कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती। तो इस पूरी कहानी में यही बताया गया है। और दूसरा यह बताया गया है कि कुछ लोगों में ढोंग करने की आदत होती है, झूठा दिखावा करने की आदत थी नवाब साहब में, और वे अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते थे। यदि वहाँ लेखक ना होता तो हो सकता है कि वे खीरा बड़े मज़े से खाते, क्योंकि खीरे उन्हें पसंद थे और उन्होंने उन्हें खाने के लिए ही खरीदा था। परंतु लेखक की उपस्थिति में उन्हें खीरे जैसा सस्ता पदार्थ खाने में संकोच होने लगा। तो इसका मतलब कि दिखावा करना उनकी आदत है। तो इसका वर्णन किया गया पाठ में। तो यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम पाठ के विषय में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।